Audio Jungle. नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनुराग आचार्य से, जो कि शहर के एक जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट है। स्वागत है सर आपका। आज हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए उनसे सीधे बिना औपचारिकता के बात करते हैं। डॉक्टर आचार्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सर्दियों में ऐसा कहा जाता है कि जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तो क्या ये वाकई सत्य है कि जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, और इसमें या फिर ये समस्या ऐसे ही आम दिनों में भी उत्पन्न हो सकती है? आपका क्या कहना है इस बारे में? सामान्यतः सर्दियों में देखने में आता है कि जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती है, और क्लिनिक पर भी अभी हमारे यहाँ पेशेंट्स का फुटफॉल कुछ ज़्यादा ही है। उसका मुख्य कारण रहता है कि तापमान का हमारे शरीर पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता ही है। तो जब सर्दी का समय होता है उस समय हमारे जोड़ों में कहीं ना कहीं जकड़न बढ़ जाती है। मांसपेशियों में भी उतना लचीलापन नहीं रहता सामान्यतः जितना गर्मियों में रहता है। तो उस कारण से जोड़ों से संबंधित समस्याएं स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनमें देखने को मिलती है, या वो लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनकी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उनके अंदर भी मसल क्रैम्प की समस्याएं ठंड के समय में बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में हमेशा इसलिए वार्म अप किया जाता है। तो वार्म अप का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना। तो जब बाहर का टेम्परेचर कम है ठंड के कारण, तो उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, और जब सामान्य से कम तापमान पर शरीर रहता है तो उस समय सारे फंक्शंस जो है वो थोड़े से अफेक्ट होते हैं, और उसी में हमारे मसल्स और जॉइंट की स्टिफनेस बढ़ जाती है। इसके कारण ये जोड़ों की समस्याएं ठंड के समय में ज़्यादा होती है। डॉक्टर अनुराग जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं सर्दियों में जिससे हम फिट और हेल्दी और हमारी सेहत बरकरार रख पाएँ? मतलब आपने जैसे बताया कि आपके पास पेशेंट ज़्यादा आने लग गए हैं सर्दियों में, फुटफॉल बढ़ गया है, तो क्या हम अपनी कैसे केयर कर सकते हैं सर्दियों में ऐसा, और किस तरह की बीमारियां लेकर पेशेंट्स आपके पास आते हैं? ज़रा इसको विस्तार में समझाइए। सर्दियों के समय में स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए। कई बार ये होता है कि सर्दियों के समय में आलस से ज़्यादा होता है, या ठंड है तो उसके कारण लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं। जो उनका दिन भर का समय है उसमें कहीं ना कहीं सोने का समय बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यह बोलना चाहूँगा कि आप ठंड के समय में सावधानी ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा ठंड में भी बाहर ना निकले, लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग में अगर सूर्य उदय हो चुका है तो उस गुनगुनी धूप में ज़रूर कुछ देर बैठना चाहिए, और शारीरिक तौर पर अपनी क्षमताओं के अनुसार किसी प्रशिक्षक के निर्देशन में व्यायाम करना चाहिए। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ दी गई है, सजेस्ट की जाती है। एक यंगस्टर्स के लिए अलग हो सकती है, एक सीनियर सिटीजन के लिए अलग हो सकती है, बच्चों के लिए अलग हो सकती है। तो वो फिर आप किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी मोटे मोटे तौर पर बताया जाए तो शरीर के पैर से लेकर सिर तक के सभी जोड़ों को सभी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, जो कि एक सबसे सेफ टेक्निक है योग के अंदर। और फिजियोथेरेपी में हम उसको वार्म अप एक्सरसाइजेस के तौर पर जानते हैं कि शरीर की सभी जोड़ों को और सभी मांसपेशियों को स्ट्रेच करें, और सभी जॉइंट को सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करें। तो उससे आपके शरीर में जो जकड़न है, जो मौसम परिवर्तन के कारण होती है, ज़्यादा ठंड के कारण होती है, उसका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं बढ़ेगा। जब आप मूवमेंट करेंगे तो उस समय ब्लड का फ्लो जो है वो सभी जोड़ों में, सभी मांसपेशियों में ज़्यादा अच्छा होगा, और उसी के कारण जो जकड़न है वो कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और ठंड में होने वाली जो कॉमन समस्या है उनसे निजात मिल सकता है। मेरा तीसरा सवाल आपसे यह है कि क्या हम YouTube को देखकर भी व्यायाम कर सकते हैं, और यदि हम कर सकते हैं तो हमें किन प्रिकॉशंस का या किन बचाव मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए? अभी आज के समय में कई सारे फिटनेस चैनल्स हैं यूट्यूब, जिस पर काफ़ी सारी जानकारी उपलब्ध है, कई सारी प्रैक्टिकल्स चीज़ें भी हैं। लेकिन होता ये है कि हर व्यक्ति का शरीर और उसकी क्षमताएं अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा आपका मेडिकल बैकग्राउंड
आपको पता हो, किसी व्यक्ति से एक बार पूछ लें कि किन चीज़ों में उनको सावधानियाँ रखना है और किन में नहीं, तो वो इस तरह के चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर उन्हें पहले से ही कोई शारीरिक समस्याएं हैं तो। अगर कोई पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति है और वो अगर उन्हें देखकर करता है तो उसमें शायद कोई नुकसान नहीं हो। बाकी फिर भी कहा जाता है कि हर एक की क्षमताएं अलग अलग है, तो अपने शरीर की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग ना करते हुए उतनी करें जो विद इन पेन लिमिट्स हो और जिसमें करने में आप कंफर्टेबल हो। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में एकदम से ज़्यादा तेज़ गति से एक्सरसाइज करना भी कई बार नुकसानदायक होता है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पहले से अगर आपको कोई समस्या हो तो आप अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे आप एक बार कंसल्ट कर लें, और यदि आप पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप देखकर उसे कर सकते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। मेरा चौथा सवाल आपसे यह है कि जैसे लोग जिम जाते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी पेन लिमिट के हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो क्या जिम जाने वालों पर और जो योगा करते हैं, क्या दोनों के व्यायाम में कोई डिफरेंस है या कोई मतलब ऐसा कुछ फिजियोथेरेपी में के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंस या अंतर्भेद पाया जा सकता है? जी बिल्कुल, योग और जिम की कसरतों में काफ़ी सारी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। आप देखेंगे तो जिम में ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो हार्ट बीट बढ़ाती है, स्वेटिंग उसके अंदर ज़्यादा होता है, उसमें मसल स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाता है कि आप एक्सटर्नल बॉडी वेट का यूज़ करते हैं या फिर दूसरे मशीनों के अंदर जो रेजिस्टेंस है उनका यूज़ करते हैं। तो वो एक इंटेंस फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है, उसके भी अपने अपने फ़ायदे हैं, उसके भी अपने नुकसान हैं। और योग को अगर देखें तो मुख्य अंतर योग और जिम में जो वो योग का व्यायाम जो है, योग के अंदर किए जाने वाली सारी चीज़ें हैं, वो आपकी हार्ट बीट को स्लो डाउन करती है, आपके बॉडी को रिलैक्स रखती है। योग करते समय अगर जो ट्रेडिशनल हठ योगा की पद्धति हैं उसमें कभी भी आपके शरीर के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट नहीं बढ़ती है। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ों के अपने अपने पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स हैं और अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और दोनों के ही अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो एक बैलेंस ट्रेनिंग के लिए मैं ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आज की जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं हमारी मसल ट्रेनिंग नहीं होती है, क्योंकि हम कुछ वज़न नहीं उठा रहे। तो मसल्स को जब भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो या तो आप अपने शरीर का बॉडी वेट का यूज़ करते हुए उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर जिम में जो अलग अलग मशीनें होती है अलग अलग मसल्स के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। वो भी वही है कि फिर से किसी अच्छे प्रशिक्षक के निर्देशन में उसको किया जाना चाहिए। और योग जो है उसका ज़्यादा प्रभाव शारीरिक तो है ही, लेकिन योग जो है वो मानसिक स्तर पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो हम बोल सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप जिम का यूज़ कर सकते हो और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। तो ये आपके फिटनेस को एक कंप्लीट बनाता है कि फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग जिसको कहा जाता है। तो योग और जिम की एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, इससे मिलता जुलता, जो आपने पहले बात की थी कि हड्डियों के रोग की बात हुई थी कि लोग हड्डियों की सर्जरी कराते हैं आजकल। तो क्या सर्दियों में वो समस्या बढ़ जाती है उनकी, मतलब जब उनने सर्जरी, जिसको साइट ऑफ सर्जरी कहते हैं, जिस साइट पर उनकी सर्जरी हुई है, तो क्या उसमें दर्द बढ़ जाता है या कुछ ऐसा सर्जरी के कारण उनका सर्दियों से क्या उसका कोई संबंध है, सर्दियों और दर्द का, हड्डियों के दर्द का सर्दियों में? कुछ लोगों में ज़रूर यह देखने में आता है कि उनकी सर्जरी हुई है जोड़ों की और उसके बाद सर्दियों में उनका दर्द बढ़ता है और कुछ लोगों में नहीं बढ़ता है। तो उस दर्द का कारण सामान्यतः यही होता है कि मांसपेशी की जो जकड़न है ठंड में बढ़ने से या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उस मौसम में कम होने से उनको ये समस्या देखने को मिलती है। बाकी ऐसा डायरेक्ट या मैं बोलूँ कि कोई एविडेंस बेस्ड कोरिलेशन नहीं है कि सर्जरी के बाद लोगों को सर्दी में दर्द आए ही। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्लब फूट करके एक बीमारी है जो बचपन से बच्चों में पाई जाती है, कुछ बच्चों में, शायद वो इनहेरिटेंस के कारण है उनके, तो उस बीमारी का को कैसे आप ठीक करते हैं? ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास, यदि आते हैं तो फिजियोथेरेपी इस क्षेत्र में कितना कारगर है, ये आप विस्तार से समझाइए ज़रा।
फिज़ियोथेरेपी की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जिसको पीडियाट्रिक फिज़ियोथेरेपी कहा जाता है। उसमें स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए ही पूरा वो सेटअप होता है और उसके अंदर उस तरह के बच्चों का पूरा रिहैबिलिटेशन होता है। क्लब फुट की बात करें तो ये अलग अलग तरह की होती है कि इसके अंदर कुछ लोगों को बहुत माइल्ड होती है और कुछ में बहुत सीवियर होती है। तो उसमें फिर एक टीम वर्क करती है कि जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक सर्जरी ऑर्थोपेडिशियन, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट उनके अंदर यूज़ होते हैं। अलग अलग तरह के उनके शूज़ होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। तो ये फिर एक टीम वर्क हो जाता है जिसमें अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग रोल प्ले करता है और उस तरह से ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें एक टीम वर्क के द्वारा इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सकता है।